हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी एसएसटी टीचर विष्णुकांति बोल रही हूँ। बच्चों, कल हम लोगों ने एसएसटी की क्लास पुनः स्टार्ट करने की कोशिश की थी। इसमें मैंने एक कोटेशन भी रखा था कि याद रखना बच्चों, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, नहीं हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। हालात जैसे भी हैं ऐसे में ही हमें शुरुआत करनी होगी, और अगर हम अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ही क्लोज़ कर देंगे तो हमने जो भी मेहनत की है वो सब हम भूल जाएंगे। तो इस आधार पे मैंने मध्यकालीन भारत की शुरुआत की थी कल से। तो सबसे पहले बच्चों, आप दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे, जो मेन पॉइंट है उनको आप नोट करते चलेंगे। एंड सेकंड पॉइंट है आपका कि आप इस वीडियो को अपने स्तर पे शेयर ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उन्हें भी इस पढ़ाई का और इस लॉकडाउन में जो खाली बैठे हैं घरों में, इसका बेनिफिट उन्हें भी मिल पाएगा और आपके साथ साथ वो भी पढ़ाई कर पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि मध्यकालीन भारत में शुरुआत की थी हमने अरब और तुर्कों के आक्रमण से। अरब के लोग हमारे ऊपर आक्रमण किए। हमने अरब आक्रमण के बारे में विस्तार से चर्चा भी आपसे किया था कि कब आक्रमण हुआ था, कहाँ पे आक्रमण किया था, किसने आक्रमण किया था और किस पर आक्रमण किया था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आक्रमण क्यों किया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि जिस देश की सीमा एक दूसरे देश से टच करती हैं तो वहाँ पर आक्रमण होना, युद्ध होना या संघर्ष होना संभावी हो जाता है। जैसे हमारे देश की सीमाएं पाकिस्तान के साथ मिलती हैं या फिर चीन के साथ मिलती हैं, तो जब तब हमारे ऊपर पाकिस्तान से संघर्ष हमारा होता रहता है, चीन से हमारा संघर्ष होता रहता है। तो ऐसे ही अरब जो हिंदू कुश पर्वत है उसके पास, हिंदू कुश पर्वत है उसके पास से हमारे देश की सीमाएं मिलती थी, इसलिए युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया था। तो ऐसे में, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये नहीं था, यहाँ पे शुरुआत का पॉइंट ये था कि हमारे देश का जो सिंघल द्वीप था वहाँ से जो सामान व्यापारी खरीद करके ले जाते थे, सिंध के डाकू उसे लूट लेते थे। सिंध का शासक उस समय राजा दाहिर था। तो अरब के जो शासक थे उन्होंने हिदायत दी दाहिर को कि आप अपने डाकुओं को रोकिए, हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं सामान खरीद करके ले जाते हैं तो तुम्हारे डाकू से लूट लेते हैं। तब दाहिर ने कहा ये हमारे डाकू नहीं है, मैं इन पे कोई अंकुश नहीं लगाऊंगा। तब अरब के लोगों ने, अरब के शासक ने उन पे आक्रमण करवाया। 2 बार आक्रमण हुआ, दोनों बार आक्रमण विफल रहा। उसके बाद सिंध का शासक दाहिर, उसके बाद तीसरी बार जब आक्रमण हुआ तो मुल्तान के शासक, तीसरी बार जब आक्रमण हुआ तो उसमें उसको विजय मिली। ये आक्रमण हुआ था 712-13 ईस्वी में। इसमें राजा दाहिर हार गया था और उसे युद्ध में मारा गया। राजा दाहिर की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था रानी लाडी, जिसने बाद में अरब के शासक के साथ पुनः संघर्ष किया था रावर के युद्ध में। और एक पत्नी थी रानी बाई, जिसने राजा दाहिर के मरने के बाद ही उसने जौहर कर लिया था। जौहर आप लोग जानते होंगे। पति के मरने के बाद पत्नी अपने आप को अग्नि में समाप्त कर ले। उसके बाद फिर राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी। उसको लेकर के अरब का जो शासक था जिसने आक्रमण किया था वो लेकर के दोनों बेटियों को लेकर के मोहम्मद बिन कासिम अपने देश अरब ले गया और वहाँ के खलीफा को उसने समर्पित कर दिया और बोला कि मैं तुम्हें इन राजा दाहिर की बेटियों को आपकी सेवा में उपस्थित करता हूँ। तब इस अनर्गल काम को, अनैतिक काम को उन्होंने देखा और राजा को, फिर मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिया गया था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद उसके उत्तराधिकारियों को भी भारतीय शासकों ने परास्त किया था। अब यहाँ से इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, इसका प्रभाव क्या हुआ था, इसका प्रभाव क्या पड़ा था। तो सबसे पहले उन्होंने काम किया था, दिरहम नाम का सिक्का चलाया था और स्मिथ तथा लेन पुल के अनुसार अरबों का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ये दोनों शासक ऐसे थे कि अरब के जो आक्रमण हुए थे उससे भारत पर कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ा था। ज्योतिष का ज्ञान
ज्योतिष के ज्ञान का प्रभाव भारतीयों से अरबों पर जरूर पड़ा था। सिंध के ज्योतिष का ज्ञान अरबों ने भारतीयों से सीखा था। सिंध के क्षेत्र में अरबों ने ऊंट पालन और खजूर की खेती करना भी प्रारंभ कर दिया था। अरबों ने यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जजिया कर की शुरुआत की थी। हमारे देश में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहली बार जजिया कर की शुरुआत की थी। जजिया कर क्या होता है बच्चों? ये सुरक्षा कर होता है। हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी, हम तुम्हारी हर तरह से सुरक्षा करेंगे, उसके लिए आप हमें जजिया कर देंगे। अरबों ने अपने साथ ब्रह्मगुप्त की पुस्तक खंडन खाद्य और ब्रह्म सिद्धांत, ये दोनों पुस्तकें अपने साथ ले गए थे। अब इसके बाद अभी तक हमने पढ़ा था अरबों का आक्रमण। अब हम पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण भारत पे जो हुआ। तुर्क दो शाखाएं थी, दोनों एक ही देश के रहने वाले थे। महमूद गजनवी जिसने भारत पे आक्रमण किया, और दूसरा था मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी गजनी वंश का था, इसे यामिनी वंश भी कहा जाता है, और मोहम्मद गोरी गोर वंश का था जिसने भारत पे आक्रमण किया था। गजनी वंश इसे आप लोग इसे यामिनी वंश भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 933 में हुई थी और 63 तक चला था। अलप्तगीन का शासन था। अलप्तगीन पहला शासक था ये। इसकी स्थापना गजनी में हुई थी। ये हिंदू कुश पर्वत के आसपास पड़ता है। हिंदू कुश पर्वत आपका जो भारत के ऊपर जो पमीर का पठार है, और ये दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, ये उत्तर पश्चिम में पड़ता है। ये जहाँ पे आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है उसी क्षेत्र में पड़ता है गजनी। वहाँ हिंदू कुश पर्वतमाला है और उस पर्वतमाला के साइड में ही इसका क्षेत्र आता है। यहाँ पे हिंदू राजशाही वंश राज करता था। अब इसके बाद जब इन दोनों देशों की सीमाएं, भारत की सीमाएं जैसे पाकिस्तान से लगती हैं, तो जब तक पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद होता रहता है, तो इसी प्रकार से जैसे चीन के साथ हमारा विवाद होता रहता है, तो यहाँ से भारत की सीमाएं जो है वो हिंदू कुश पर्वत से, यानी हिंदू शाही राजवंश जो था वहाँ से हमारी सीमाएं सिंध की सीमाएं हमारे देश से टच करती थी, जिससे ये युद्ध होना अवश्यंभावी था। उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वतमाला तक हिंदू शाही राजवंश था, इसका विस्तार था। अलप्तगीन का दास एवं दामाद। अलप्तगीन के टाइम पे भी ये सीमाएं आपस में मिलती थी, लेकिन अलप्तगीन के साथ कभी भी युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी। लेकिन उसका जो दामाद, बच्चों उस टाइम पे दासों का व्यापार होता था, दासों का बाज़ार लगता था। जैसे अभी खोआ मंडी लगती है, सब्जी मंडी लगती है, कपड़ों की मंडी लगती है, इसी प्रकार तब पहले दासों की मंडी हुआ करती थी। वहाँ पे दासों की खरीद और बिक्री की जाती थी, जहाँ पे दास खरीदे और बेचे जाते थे। जो हट्टा खट्टा बहुत अच्छे दास होते थे, देखने में सुंदर बढ़िया होते थे, उनकी बोली अच्छी लगती थी, अच्छे पैसे में वो बिकते थे। तो इसी प्रकार से सुबुक्तगीन जो है वो 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, वो दास था। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी से अलप्तगीन ने अपनी बेटी से विवाह कर दिया सुबुक्तगीन को, और अपना दामाद बना लिया। अब 987 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने भारत की सीमा पर पहली बार आक्रमण किया। किसके साथ किया था? सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था जयपाल के साथ। जयपाल के ऊपर आक्रमण किया था, और जिसमें सुबुक्तगीन की विजय हुई थी और जयपाल हार गया था। हारने के बाद उसके साथ संधि हुई थी, संधि कर लिया था। 991 ईस्वी में 991 ईस्वी में जयपाल ने संघ बनाया, दोबारा से संघ बनाया। किसके साथ? कन्नौज के राजा, कालिंजर के राजा और अजमेर के तीनों लोगों के साथ मिल करके एक गुट बनाया और संघ बना करके फिर से सुबुक्तगीन से युद्ध किया। लेकिन पुनः उसे हारना पड़ा, उसे हार का मुँह देखना पड़ा। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा महमूद गजनी का शासक बनता है। उसने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। बच्चों, आज की कहानी हम यहीं तक करते हैं, इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे पुनः। तो पढ़ते रहिए, और जो भी हमने आपको पढ़ाया है इसके पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, उसके बाद हमसे चेक भी कराना। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। जब आपको टाइम मिले
तो वीडियो को देख करके नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि कई बार ऐसा टाइम आता है जब हमारे पास टाइम होता है लेकिन हमारे पास नोट्स नहीं होते हैं, हमारे पास लिखित में कुछ होता नहीं है, और मोबाइल में चीज़ें हम सेव करके रखते हैं और मोबाइल से डिलीट हो जाती हैं। तो ध्यान रखना, नोट्स ज़रूर बना लेना, ताकि ये हमारे इतिहास में बहुत ही कारगर होंगे। और आप अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद किसी कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी और ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। तो आपको अभी से लेकर के आगे की लाइफ में भी ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो इन्हें संभाल के रखना, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, हम आपकी डेली क्लास लेते रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।